नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस जो न केवल यूपीएससी के लिए आवश्यक है बल्कि स्टेट पीएससी, इसके अलावा आपके एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, एनटीपीसी एग्जाम हो, अगर आपके चाहे किसी भी स्टेट की टीचिंग एग्जाम हो, और वहाँ के जितनी पुलिस सर्विसेज हैं या फिर जितनी फोर्स सर्विसेज हैं, उनके नाम केवल सारे करंट अफेयर आपको बताते हैं, बल्कि साथ साथ उनका डिटेल एनालिसिस भी करते हैं, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो सके। क्योंकि आजकल जितने भी पेपर आ रहे हैं वो डायरेक्ट वे में नहीं आते हैं, आपको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका लिंक बनता है। तो इसी तरह के और भी टॉपिक्स को कवर करने के लिए और भी नॉलेज लेने के लिए आप ज्वाइन करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर को। और इसको साथ ही इसको आप शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बेल को आइकन को आप प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन पे, तो मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो इसे अपना प्यार देते रहिए और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में अपनी हेल्प करिए, और साथ ही साथ इसे अपने रियल जो आपके अपने सॉरी जो नियर वंस हैं, बाकी आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे वो भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। इसके अलावा अगर आम पब्लिक है वो भी इसको देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं देश विदेश में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज भी आपको यहाँ से मिलेगी, आपकी समझ विकसित होगी, और आपको तर्क की जगह जब भी आप कहीं फैक्चुअल बातें करेंगे शायद आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। करंट अफेयर को करने से पहले आप देख लेते हैं, मैंने आपको ये स्टार्टिंग जो आपको ये पेपर वॉल पेपर दे रखा है, इसमें क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात कही गई है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन से देश हिस्से वाले हैं। उसमें क्या है, P5 जो परमानेंट है वो +1 इसमें शामिल है, प्लस इसमें आपको ध्यान है। P5 वाले देश कौन कौन से हैं, यूएसए है, यूके, रसिया है, जर्मनी है और फ्रांस। +1 उसमें कौन है, चाइना है, और फिर आपको ईरान इसमें सारी बात की जा रही है, मैन इसमें डील ईरान से होती है, सारे देश मिलकर इस पर बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा जो अभी हाल ही में क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया है, आपको पता होना चाहिए। जो स्वच्छ भारत मिशन से जो अर्बन है, ये विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसको 7वां जो संस्करण है उसका शुभारंभ कर दिया गया, आज हम इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अभी हाल ही में गुजरात में नमाबेन आचार्य जो क्या है, सबसे जो आपकी एज वाली लेडी हैं, उनको सर्वसम्मति से गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो क्योंकि गुजरात की पहली है तो ये नाम आपको कहीं ना कहीं याद रखना है, आपके पेपर आ सकता है, निमाबेन आचार्य। इसके अलावा बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बात बोली है, किसी भी संस्थान को अगर सरकारी सहायता दिया जाता है तो उसका नीतिगत मामला हो सकता है। आप ये बात पे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको सरकारी सहायता मिलती है तो आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी कि सरकारी सहायता मिलना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बस आपका है एक पॉलिसी के अंदर हो सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन में सभी व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी यानी डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, और आपको क्या आईडी कार्ड दिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड होगा, उसमें आप आगे उसे यूज कर सकते हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा ईरान से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के निरीक्षण को एक परमाणु स्थल तक पहुंचने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। इस पर तेहरान आपको पता होना चाहिए, तेहरान क्या है, ईरान की राजधानी है। उनका इसमें लॉजिक ये, उनका तर्क ये कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की जो प्रहरी हैं, जो उसकी देखरेख करते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन द्वारा अभी हाल ही के समझौते में इस परमाणु स्थल को एजेंसी की निगरानी से छूट दी गई थी, तो वो इसको शामिल नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ताइवान जल डबरूमत अर्थात ताइवान स्टेट के बारे में, और बात करेंगे आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। तो आज की प्रमुख करंट अफेयर है, अब बात करते हैं इनको डिटेल में देखते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी के जीएस पेपर फर्स्ट से लिंक है। अगर उसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन आता है, शहरीकरण उनकी समस्याएं और उनके रक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया गया है, इसके अंदर आएगा। तो आगे ध्यान रखना, अक्सर जब भी कोई किसी भी अगर सफाई से रिलेटेड कोई बात होती है तो उसमें अगर आपको कोई बात आए तो गांधी जी के इस पे लिया गया है, ध्यान में रखते ध्यान रखिएगा, इसमें गांधी जी की बातें ली गई हैं। यहाँ पे चश्मा आप देख रहे हैं, इनकी चश्मा में ये गांधी जी के चश्मा का सिंबल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत। ये गांधी जी की बात, इनकी आइडियोलॉजी को इसको फॉलो किया गया है। तो इसका इस टाइम 7वां संस्करण चल रहा है। तो इसको अगर बात की जाए, इसकी फिलोसफी क्या है, इसका जो मुख्य फिलोसफी क्या है कि सबसे पहले जनता है, उसके साथ हम सारी बातें करेंगे कि जनता हमारे लिए फर्स्ट है। इसलिए 2022 में शहरों में जो स्वच्छता कर्मचारियों के जो कल्याण की बात की जा रही है और स्वास्थ्य पर केंद्रित जितनी पहले हैं उनको शामिल किया गया है। जो सफाई करने वाले लोग हैं उनकी बातों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि वही लोग जब सही से रहेंगे तभी सफाई हो पाएगी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अंदर चल रहे हैं, तो आज़ादी @75 की जो टॉपिक है, इससे जुड़े इस सर्वेक्षण में जो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, और जितने भी यंग पॉपुलेशन है, युवा हैं, उनकी बात को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ
भारतीय जितने भी शहर हैं जो भारत के अंदर हैं, उनकी स्वच्छता को बनाए रखने की दिशा में इन लोगों की जो बुजुर्ग लोग हैं और जो यंग हैं, जो जवान लोग हैं, उनकी इस भागीदारी को मजबूत बनाया जाएगा, उनको और स्ट्रॉन्ग रूप से उनकी पार्टिसिपेशन किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में अब क्या इसमें जोड़ा गया है कि आपको क्या जो साइंटिफिक जो इंडिकेटर हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है, जिससे क्या होगा आने वाले समय में इसमें सैनिकों के लिए काम की स्थितियां और आजीविका के अवसरों में सुधार करने में इसमें फायदा मिलेगी और लोगों को भी इसमें फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जितने शहरों में स्मारक स्थल होते हैं, विरासत स्थल होते हैं, उनको साफ करने की जिम्मेदारी अब केवल अकेले नागरिकों को पहले तो लेनी होती थी कि आप जब आप साफ रखेंगे अपनी कॉलोनी को, अपने इलाके को, तो बाहर के लोग उससे अच्छे साफ रखेंगे। इसके लिए भी क्या किया जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि भारत की जो प्राचीन हेरिटेज है और उनकी जो कल्चर है उनकी रक्षा किया जा सके, उनको तैयार किया जा सके। इस वर्ष का सर्वेक्षण है वो 15,000 से कम और 15 से 25,000 के बीच की जनसंख्या वाले 2 क्लास हैं उनकी शुरुआत के साथ छोटे शहरों को समान अवसर देने के लिए इसमें कमिटमेंट किया गया है। इसमें ऐसे शहर जिसकी पॉपुलेशन या तो 15,000 से कम है या 15,000 से 25,000 के बीच की है, ऐसे शहरों को इसमें आपको दायरे में लाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अब पहली बार क्या होगा, अभी तक आपने देखा होगा राज्य के अनुसार रैंकिंग मिलती थी या शहर के अनुसार रैंकिंग मिलती थी, अब जिले के अनुसार रैंकिंग शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ अब जो इनके जो सैंपल होंगे वो 100% वार्डों को इसमें शामिल कर लिया गया है। जो पहले ये 40% था, अब वार्डों जितने शहर के अंदर वार्ड है वो 100% इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो इतना सारा सवाल डिटेल में है, तो देखते हैं क्या कि स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या। इसका आरंभ, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि इनको कब आरंभ किया गया है। आपको कहीं ना वनडे एग्जाम जो होते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसका आरंभ जनवरी 2016 में किया गया था। इनको लक्ष्य टारगेट क्या था कि 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इसको शुरू किया गया, जिससे क्या वो स्वच्छ भारत अभियान, इसमें भारत की सफाई की जा सके। उसी सफाई को देखने के लिए आखिर कितना हमने काम किया है, क्या सर्वेक्षण किया है, उसी को देखने के लिए, उसके सैंपलिंग लेने के लिए आखिर हमारे उनके आउटपुट क्या है, उनका सर्वेक्षण किया गया। उसकी स्टार्टिंग हुई जनवरी 2016 में और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। इसका लक्ष्य क्या था, भारत में जितने सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं उनकी दिशा में शहरों के मध्य जो इस कंपटीशन बढ़ाना है, जिससे क्या सभी शहर स्वच्छ हो सकें और स्वस्थ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे भी वो अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। अगर बात करें कि ये किया किसके द्वारा जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण, ये किया जाता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा इसको इसको किया जाता है, इसका सर्वेक्षण किया जाता है और उसके मूल्यांकन करने का, उनके क्या कैसे उनकी परफॉर्मेंस रही, उसका दायित्व भी इन्हीं के ऊपर है। देखते हैं इसमें चीजें शामिल क्या क्या है। तो म्यूनसिपल के जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, स्वीपिंग, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसका हिस्सेदारी इसमें 40% होती है। पब्लिक एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स होती हैं, उनकी सफाई कैसी है उसके लिए आपको 15% हिस्सेदारी मिलती है। जो एकल जो लोग आप प्राइवेट रूप से जो अपनी इंडिविजुअल टॉयलेट रखते हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें 15% उनके काउंट किया जाता है। स्ट्रेटजी ऑफ जो ओपन डेफिकेशन फ्री होते हैं, यानी कि जो आप जो खुले में शौच से मुक्त शहर हैं, उनके बारे में अगर देखा जाए तो 5% उनकी भागीदारी होती है। इसके अलावा जो बिहेवियर चेंज होते हैं किसी कम्युनिटी में, उसको 5% इसमें शामिल किया जाता है। और म्यूनसिपल का जो सॉलिड वेस्ट, इसमें प्रोसेसिंग कैसे, आप सॉलिड वेस्ट को कैसे आप प्रोसेस करते हैं, उसको खत्म करने के लिए उसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, निस्तारण कैसे करते हैं, उसको 20% इसमें वेटेज दिया गया है। तो इस तरीके से सबसे अधिक वेटेज किसका है कि आपने जो गंदगी है, कचरा, उसको इकट्ठा कैसे किया। दूसरा उसमें क्या होता है, कैसे उनको आपने डिस्पोज किया, कहाँ पे रखा। फिर पब्लिक टॉयलेट कैसी थी, आपकी इंडिविजुअल टॉयलेट कैसी थी, बाकी इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन से, जो सेकेंड जीएस पेपर 2 है उससे लिंक टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गुजरात में इस बार पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है वहां पे, उनकी जो विधानसभा है। तो ध्यान रखना निमाबेन आचार्य को इसमें सर्वसम्मति से उनको शामिल किया गया है। तो ये है निमाबेन आचार्य। और उनकी टॉपिक के लिंक देखें तो विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनके निकायों की शक्तियां क्या हैं, उनका कार्य क्या है, उनके उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको इसमें शामिल किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो निमाबेन आचार्य हैं, ये हैं, इनको वहां का अध्यक्ष बनाया गया, स्पीकर बनाया गया है। तो आइए देखते हैं जो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर उपाध्यक्ष होते हैं उनके निर्वाचन होता कैसे है। अक्सर क्योंकि इनको चुना गया है, हो सकता है आपसे इंडायरेक्ट वे में यहाँ से क्वेश्चन लिया जाए। तो संविधान का जो आर्टिकल है 93 वो लोकसभा के लिए, और 178 जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके लिए जो अध्यक्ष होते हैं उनको कैसे चुना जाए, इसके बारे में वो उसमें चर्चा की गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं जिनको अध्यक्ष बोलते हैं, इनका चुनाव करने के लिए अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति, अगर किसी राज्य के स्पीकर का चुनाव करना होता है तो राज्यपाल क्या करता है, एक डेट को निर्धारित करता है। उसके बाद क्या होता है, जब उस डेट को उनका इलेक्शन हो जाता है तो उसके पश्चात जो अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं वो क्या करते हैं, जब अध्यक्ष चुन जाते हैं तो वो उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए फिर वो तारीख डिसाइड करते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन आए कि देश का जो स्पीकर होता है उसके चुनने की कौन डिसाइड करता है डेट, वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको कौन करता है, जो स्पीकर बन जाता है वो डिसाइड करता है। राज्य में राज्यपाल काम करता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो जिस सदन के होते हैं उनके सांसद अगर हों, राज्य में होगा तो विधायक होंगे,
वो इन पदों पर सदन के सदस्यों में से किसी एक का निर्वाचन कर सकते हैं। तो उसी के जो मेंबर होते हैं उन्हीं से शामिल मिलकर बनता है स्पीकर। तो इसकी भूमिकाएं क्या होती हैं पार्लियामेंट के अंदर या फिर हमारे विधानसभा के अंदर होता क्या है, जब अध्यक्ष क्या होता है तो एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में वहां बैठता है, लेक्चरार होता है। दूसरा क्या करता है, ये पूरी पार्लियामेंट का विधानसभा क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। साथ ही साथ क्या होता है, अगर कहीं वर्ल्ड में कोई किसी भी संसद की बात की जाएगी तो उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। साथ ही साथ सदन की जितनी कार्रवाइयां होंगी, जो बैठकें होंगी, उनकी जो अध्यक्षता करेगा वो स्पीकर करता है। अध्यक्ष क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कौन सा विधेयक धन विधेयक है यानी मनी बिल है या कौन सा विधेयक मनी बिल नहीं है, इसकी डिसाइडेशन का कौन करेगा, वो अध्यक्ष करेगा। कौन से अधिकार सदन के अंदर आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर हैं कौन से टॉपिक, उसका भी डिसीजन कौन करेगा, अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ आपको कॉमन ही होता है कि जो भी अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, अक्सर क्या होता है जिसकी रूलिंग पार्टी होती है उसी का एक मेंबर क्या होता है, अध्यक्ष चुना जाता है। तो पिछले कुछ वर्षों से लोकसभा में यही रीत देखी गई है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्र व निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आप मतलब कि आप ट्रांसपेरेंट रहें, पूरा फ्री रहें, इसके लिए क्या होता है, इनका जो जो इनकी तनख्वाह मिलती है वो भारत की संचयी निधि पर भारित व्यय होती है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके वो इनको पेमेंट करता है। जिससे क्या होता है कि आप उनको किसी से बहकावा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, संसद में इनकी सैलरी कहाँ से मिली क्या होगा इसकी कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ कोई भी विधेयक जब आता पारित होता, कोई सदस्य कुछ भी बातें बोलता है तो संबोधन किसको देता है, स्पीकर को ही करता है। तो इनकी कुछ चुनाव कराते समय का क्या समय सीमा निर्धारित की गई है। तो चुनाव के समय क्या होता है, संविधान के जो सदन के अध्यक्ष हैं या फिर डिप्टी स्पीकर हैं, ये क्या करते हैं, चुनाव के लिए कोई अभी तक ऐसा नहीं किया गया कि चुनाव किस तरह चुनाव किया जाए, कौन सा प्रोसेस है, कौन सी आपको बाउंड्री, कौन सी सीमाएं लगाई जाए। बस क्या होता है, इनके चुनाव के लिए जो आयोजन है उनका निर्णय का दायित्व क्या होता है, विधायिकाओं के ऊपर छोड़ दिया गया है। मतलब कि जो वहां पे इस सेंटर के अंदर जो विधायिकाएं लगी हैं वो, और इसके अलावा क्या होता है, दूसरा कि जो अगर राज्य हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी विधायिकाएं होती हैं तो वो सीन क्या करती हैं, वो निर्णय लेती हैं कि कैसे उनका चुनाव किया जाए। तो उदाहरण के लिए अभी आपको मैं दो राज्य समझाता हूँ, और यूपी और क्योंकि हरियाणा की बात है तो इसको आप अच्छे से सुन लीजिए। होता क्या है, हरियाणा की विधानसभा ने अध्यक्ष चुनने कैसे चुना होगा उसका प्रोसीजर उन्होंने क्या किया है, डिसाइड कर दिया है कि जैसे ही आम चुनाव संपन्न होंगे उसके जितना जल्दी हो सके उनका चुनाव किया जाए, और उन चुनाव के 7 दिन के भीतर क्या होगा, डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाए। इसके अलावा जितने भी रूल निर्धारित किए गए हैं, इन पदों में से कोई पद अगर खाली हो जाता है तो विधायिका के अगले सत्र से पहले, अगर अगला सत्र चलेगा उसके पहले सत्र से पहले लगभग 7 दिनों के अंदर क्या होगा, उनका चुनाव कर लिया जाता है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में क्या होता है कि विधानसभा की अवधि के दौरान यदि कोई ऐसा कारण बन गया है कि अध्यक्ष पद का जो सीट है वो खाली हो जाती है, तो उसको भरने के लिए क्या होता है, 15 दिन के भीतर चुनाव कर लिया जाता है। ये समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर है उसके लिए ये क्या किया गया है, 30 दिन का निर्धारण किया गया है। आइए बात करते हैं सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार और मौलिक अधिकार के बीच में विरोधाभास, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि कोई भी सरकारी से कुछ सहायता मिलती है तो उसका मौलिक अधिकार नहीं बन जाता है, बल्कि पॉलिसी के वजह से उन्हें अधिकार मिलता है। इसके टॉपिक का लिंक देखें तो भारतीय संविधान, उसका ऐतिहासिक आधार, उनका डेवलपमेंट, उनके क्या फीचर्स हैं, उनमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या प्रमुख प्रावधान है, साथ ही साथ उनके क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक वो इसमें बात की गई है। तो देखें आखिर मामला हुआ क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था उसके वर्ष 2018 में दिए गए एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर उसने सुनवाई के दौरान उसने बात कही है कि जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए कर्तव्य शामिल नहीं है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कह दी थी कि जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 है, इसके अंतर्गत बनाए गए एक विनियमन था, उसमें उन्होंने बोला था क्योंकि सरकार की सहायता मिलना मौलिक अधिकार है तो ये असंवैधानिक उन्होंने करार दिया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है अर्थात शीर्ष अदालत है उसने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। उसने ये बोल दिया है कि सरकार अगर कोई सहायता देती है तो ये किसी पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं, मौलिक अधिकार नहीं। तो आइए देखते हैं न्यायालय ने महत्वपूर्ण क्या क्या टिप्पणियां की हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो सहायता अनुदान ग्रांट आपको मिलते हैं वो कुछ शर्तें उसमें हो सकती हैं। क्यों, अनुदान अगर आपको प्राप्त करना है, जो संस्था चाहती है वो अनुदान ले, तो वो संस्था अगर अनुदान लेगी तो उनके रूल को फॉलो करेगी सरकार के। अगर कोई संस्थान ये चाहता है कि अगर आप हमें ग्रांट देंगे तो हम आपके रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो आप इच्छा है कि ग्रांट ना लीजिए, तो आप क्या होगा, अगर आप ग्रांट लेंगे तो आपको सरकार के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला था नहीं, ये तो आपका हमारा मौलिक अधिकार है, हमें ग्रांट मिले। तब बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया कि ऐसा मौलिक अधिकार कुछ नहीं है। तो आपकी पॉलिसी हो सकती है, आपको अनुदान लेना है गवर्नमेंट से, नहीं लेना, अगर लोगे तो आपको उनके रूल मानने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपको जब निर्णय करते समय क्या करना होगा, सरकार न केवल संस्थाओं के हित की बात रखेगी बल्कि इसका उपयोग किए जाने की क्षमता के बारे में विचार करेगी। अगर एक बार आपने मान लिया है तो उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा।
अगर देखेंगे सहायता प्राप्त जो संस्थान होते हैं उनके संबंध की बात की जाए तो ये अल्पसंख्यक संस्थान हो सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, या फिर हो सकते हैं गैर अल्पसंख्यक समुदाय के। इनके बीच में कोई सहायता प्राप्त करने अंतर नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान की बात की जाए तो आर्टिकल 30 अनुदान के संबंध में यथोचित व तर्कसंगत होने का प्रतिबंध लगाता है कि वहां पर कुछ आधारों पर माइनॉरिटीज को हेल्प की जा सकती है। आइए बात करें कि अल्पसंख्यक लोग जो शैक्षणिक संस्थान खोलते हैं उनके संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है। तो अगर आर्टिकल 31 की बात की जाए तो हमें पता चाहिए देश में दो तरीके से अल्पसंख्यक निर्धारित किए जाते हैं, एक भाषा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर। हो सकता है कोई भाषा के रूप में लोग कम हो तो वो अल्पसंख्यक हो गए, या धर्म के आधार पर। ये दो को मान्यता देता है, लेकिन इसमें नस्ल जात के आधार पर मान्यता नहीं दी गई है। इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल जो संस्थान है उनकी स्थापना करने और उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का अधिकार उसकी मान्यता दी गई है। वास्तव में होता क्या है, जो आर्टिकल 31 है ये क्या करता है, जो एक खास तरह की संस्कृति है किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की, तो वो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो सके, वहां से उनके प्रचार प्रसार हो सके, उसको क्या करता है, ये बल प्रदान करता है। साथ ही साथ इसमें क्या है, बहुसंख्यक जो समुदाय होते हैं वो भी शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उन पर प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन जो 30 एक के तहत जो विशेष अधिकार जो दिए गए हैं अल्पसंख्यक समुदाय को, वो यहाँ पर अब बहुसंख्यक समुदाय को नहीं दिए गए हैं। तो अगर देखें भारतीय देश के अंदर कौन से समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक माना गया है, उनको विशेष अधिकार प्राप्त है, उनमें है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन और पारसी। यानी टोटल कितने हो गए, 6 समुदाय हैं वो अल्पसंख्यक हैं देश में धर्म के आधार पर। अगर आर्टिकल 31A की बात की जाए, इसमें क्या है, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, माइनॉरिटीज जो लोग हैं, उनके शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। यदि वे किसी कारणवश किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की पर संपत्तियों का राज्य द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है तो क्या होता है, उनको उचित मुआवजा दिया जाता है। अगर सरकार किसी कारण से उनके अल्पसंख्यक जो भी संस्थान, मदरसे हैं या चर्च हैं, उनको कब्जा करता है, जहाँ पे मिशनरी स्कूल हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 15(5) की अगर बात की जाए, इसके अंतर्गत क्या है, जो अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। बहुसंख्यक लोग अगर अपना कोई संस्थान खोलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आरक्षण की प्रावधान लगेंगे और वहाँ पे उन्हें माइनॉरिटीज को, ओबीसी को आपको क्या देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे प्रावधान क्या है, अल्पसंख्यक जो समुदाय के अगर लोग संस्थान खोलते हैं वहाँ उनको शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार नियम के तहत अल्पसंख्यक जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 25% नामांकन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जैसे इसमें बोला गया है, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कोई भी शैक्षणिक संस्थान है वो समाज के जो पिछड़े तबके हैं उनके लिए लगभग 25% सीटें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए क्या करेगा, सुरक्षित करेगा, रिजर्व करेगा। लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों को ऐसा नहीं करना होता है अपने शैक्षणिक संस्थानों में। वो चाहे तो 100% लोग अपने ही समुदाय के ले सकते हैं। इसी को देखते हुए सेंट स्टीफंस बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय एक मामला आया था 1992 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें अल्पसंख्यकों के लिए 50% सीटें हैं वो रिजर्व हो सकती हैं, आरक्षित वो कर सकते हैं। क्योंकि सेंट स्टीफन क्या है, वो इसके लिए किया था, ये ईसाइयों का कॉलेज है, तो उन्होंने बोला था कि आप 50% लोग तक लोग आप वहाँ पे रख सकते हैं। वर्ष 2002 में टीएमए पाई और अन्य बनाम केरल कर्नाटक राज्य व अन्य मामले में, ध्यान रखने, शिक्षा संबंधित ये एक और मुद्दा है, जो एक केस है वो है टीएमए पाई फाउंडेशन का। उसको 7+ कर्नाटक राज्य व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी, योग्यता आधारित एक अलग प्रवेश प्रक्रिया हो सकती है। ये संस्थान अपनी फीस स्ट्रक्चर भी अलग से निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ये कैपिटेशन शुल्क शामिल इसमें नहीं कर सकते। तो ये चीजें इनको सुविधाएं मिलती हैं। आइए बात करते हैं आयुष्मान भारत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में। इसमें क्या होगा, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है वो क्या करेगा, इसमें पार्टनरिंग विद सिटीजन इन क्रिएटिंग ए डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाएगा। इसमें क्या होगा, जो आप एक कार्ड होगा उसके अंदर आप क्या क्या डिटेल दी जाएगी, आपकी हेल्थ आईडी उसमें होगी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रखे जाएंगे, एक डिजी डॉक्टर आपको उसमें होगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी इसमें, साथ साथ टेलीमेडिसिन का ब्यौरा होगा और ई फार्मेसी का ब्यौरा इसके अंदर किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जय जो है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा पिछले साल 15 अगस्त को कर दी गई थी। प्रेजेंट टाइम बात की जाए तो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन की बात की जा रही है, जो डिजिटली रूप से लोगों को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है, उनको आईडी दी जा रही है, ये अभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रायल रूप से चल रही है। इसमें जो 6 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं कौन कौन से हैं, यूटीज कौन कौन से हैं, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, दादरा और नगर हवेली है, दमन और दीप है, पुडुचेरी है, अंडमान और निकोबार है, ठीक है, और है लक्षद्वीप।
अगर मिशन की प्रमुख विशेषताएं देखें, इसमें क्या होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें क्या होगा, आयुष्मान भारत जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, इसमें क्या होगा, एक डिजिटल स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य का इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, हर नागरिक का क्या होगा, एक यूनिक स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड यूनिक नंबर मिलता है, वैसे ये होगा, जिसमें क्या होगा कि जितने डॉक्टर हैं उन्होंने क्या क्या इनको दवाइयाँ दी, कौन कौन से इनसे परीक्षण किए हैं, कौन सी रजिस्टर्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स इनके क्या थे, उसमें शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो जय है, जन आरोग्य योजना, इसके तहत इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखना। इसको पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसमें प्रमुख घटक क्या है, आपको हेल्थ आईडी मिलेगी, डिजी डॉक्टर मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, रजिस्ट्री मिलेगी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा, और ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन इसमें शामिल की गई है। देश में इस मिशन की डिजाइन, निर्माण और कार्यान्वयन का जो दायित्व है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इसको सौंपा गया है, वो इसको देखेंगे। इसमें वही रजिस्ट्री वगैरह होगा सत्यापित करने के लिए, इसमें किसी का प्रक्रिया अधिकार नहीं, वो उसमें डिटेल्स हो जाएंगे, जरूरत है नहीं। और इसके मिशन की हम देखें आवश्यकता क्या है, तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है, जो नागरिक हैं, जितने भी हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके अंदर क्या है, डॉक्टरों को खोजने के लिए, मुलाकात करने का समय, उनसे परामर्श शुल्क का भुगतान करना होगा, पेमेंट करना हो, जितने भी मेडिकली नुस्खे हैं उनको अस्पताल के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है। साथ ही आपको एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हिसाब से आप चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या होगा, जो यथासंभव जितनी सर्वोत्तम मैक्स टू मैक्स अच्छी सुविधाएं मिल सकें, उनको प्राप्त करने के लिए एक सबसे अच्छा निर्णय लिया गया है, जिससे लोग सक्षम बन सकें। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में, क्योंकि उसने बोला है कि ईरान के एक जो जगह है उस पर क्या करना चाहिए, उनको स्थल पर वहाँ सर्वे करने की परमिशन देनी चाहिए, जबकि ईरान ने क्या बोला है, ये जो स्थल है वो उसने पहले ही तय कर लिया था, ये परमिशन से बाहर है। अगर देखिए टॉपिक किससे लिंक है, ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जितने संस्थान है, संस्थाएं हैं और उनका मंच, उनकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में लिंक है। अगर बैकग्राउंड देखें तो होता क्या है, इस साल की 2021 की फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है और तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी के मध्य में क्या हुआ था, एक 3 महीने का निगरानी समझौता हुआ था, उस पर साइन किए गए थे। तो 24 मई को इस समझौते के लिए 1 महीने को और बढ़ा दिया गया था, इसमें फिर कर दिए गए थे 4 महीने। तो चिंताएं क्या हैं, आपको पता चाहिए कि इस घोषणा के बाद क्या हुआ था, वर्ष 2015 में ईरान जो न्यूक्लियर डील थी उसको पुनः जीवन दिया गया था, जिसमें जो 6 प्रमुख शक्तियां हैं, जो मैंने आपको पहले नाम बता दिए हैं, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, जापान, इनको इनके बीच में क्या इनकी वार्ताएं और जटिल हो सकती थी, उनको हल करने की कोशिश की गई है। लेकिन 3 साल पहले आपको बताना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया था, इस डील से खुद को, अपने देश को अलग कर लिया था और ईरान के ऊपर दोबारा से प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे क्या हुआ था, ईरान ने विश्व शक्तियों के साथ 2015 के समझौते की शर्तों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया था। तो अब दोबारा जो बाइडेन आए गए हैं तो वो इसमें शामिल कर रहे हैं, इसलिए और चीज़ों को डिटेल किया जाएगा। तो इसमें जो एजेंसी देख रही है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर वैश्विक शांति के लिए परमाणु के रूप में की गई थी, यानी विश्व शांति के लिए परमाणु है उसका कैसे यूज किया जाए, एटॉमिक एटम्स फॉर पीस यानी कि शांति के लिए एटम्स का कैसे यूज किया जाए, उसके अंदर इसको गठित किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को सपोर्ट करती रहती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा किसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया का जो वियना है वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। इसके कार्य क्या है, ये अपने सदस्य देशों और विभिन्न जितने भी पार्टिसिपेट देश होते हैं उनके अंदर क्या करती है, परमाणु टेक्नोलॉजी है उसको सुरक्षित रखने के लिए कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कैसे उपयोग करें, उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। साथ ही साथ न केवल ये शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ावा देने के लिए हेल्प करती है, साथ ये क्या करती है, सैन्य उद्देश्यों के लिए या परमाणु हथियारों सहित अगर जितने भी सैन्य उद्देश्य के लिए अगर आप परमाणु ईंधन को यूज करते हैं उसको रोकने का ये काम करती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्रवाई चलाई जा रहे हैं, कौन कौन से योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो हैं कार्यक्रम क्या क्या है, वो है कैंसर थेरेपी युद्ध कार्यक्रम कार्रवाई यानी प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, क्योंकि आपको पता चाहिए परमाणु जो होते हैं इनसे क्या होता है, जो एटॉमिक इनके होते हैं उससे क्या होता है, कैंसर रेडिएशन निकलती है तो कैंसर हो सकता है। साथ ही साथ ये मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है, जल उपलब्धता संवर्धन परियोजनाएं चलाता है, और जो इनोवेशन होते हैं उनके परमाणु रिएक्टरों और ईंधन चक्र पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं क्या है 2000 उसका भी कार्यक्रम चलाया जाता है। तो बात हो रही कि ईरान 2015 के परमाणु डील समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था ट्रंप ने, फिर धीरे धीरे ईरान ने भी वहां पे क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे अलग करना चालू किया। तो देखते हैं कि डील क्या थी। तो ये डील क्या थी, वर्ष 2015 में ईरान के द्वारा विश्व के 6 प्रमुख देशों यानी P5 जो परमानेंट देश हैं +1 अर्थात अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 देश हैं, और +1 है जर्मनी, इनके साथ ईरान ने एक डील की थी और इसको क्या किया गया था, एक दीर्घकालिक समझौता और सहमति की गई थी। इसको अगर आपसे बोले ईरान जो न्यूक्लियर डील है इसका दूसरा नाम है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन
जैक पो यानी कि ज्वाइंट कम्युनिकेशन प्लान एक्शन भी इसका नाम दिया गया था, और आम बोलचाल में इसका नाम ईरान परमाणु समझौता कहा जाता है। इसके तहत क्या डील की गई थी कि ईरान अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध जो थे उनको हटाने और वैश्विक व्यापार तक पहुंच प्रदान किए जाने के बदले परमाणु गतिविधियों को सीमित करने में सहमत हुआ था। यानी कि लोगों ने क्या बोला था कि अगर आप यहाँ पे परमाणु हथियार बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। देश के सभी सरपंचों ने मिलकर ये बात डिसाइड की थी, तो ईरान इस बात पे राजी हो गया था कि हम परमाणु हथियारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और हमें क्या होना चाहिए, दूसरे देशों तक हमें को क्या हो व्यापार में सुविधा मिले। इसके तहत क्या हुआ था, ईरान के अंदर जितने रिसर्च कार्य थे उनके लिए अल्प जो संवर्धन, मैंने बता रखा है क्या संवर्धन होता है, तो यूरेनियम के भंडार की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन रिएक्टरों को ईंधन और परमाणु हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो हाई एनरिच्ड यूरेनियम होता है उसके यूज कर उसका बनाने में उसको रोक लगा दी गई थी। तो ईरान को भारी पानी चालित रिएक्टर को फिर से डिजाइन करने के लिए कहा गया, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन से अपशिष्ट में बम निर्माण के लिए उपयुक्त प्लूटोनियम का उत्सर्जन हो सकता था। इसके अलावा ईरान से अंतर्राष्ट्रीय आप निगरानी की अनुमति देने के लिए कहा गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहिए कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ये सारी बातें अब चल रही हैं। आइए अब देखते हैं ताइवान जलडब्लू मध्य के बारे में। ये ज्योग्राफी से लिंक टॉपिक है। जलडब्लू मध्य क्या होता है, दो जल निकायों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को दूर करता है। यानी कि अगर आपको दो तालाब हैं उसको बीच में एक पाइप से जोड़ दिया जाता है, जो पाइप जो रास्ता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट या जलडब्लू मध्य, और जो अलग अलग दो तालाबों को बोलता है वो उन दोनों को अलग कर दिया उसने, ये काम है। तो ये क्या है, जो ताइवान का जो स्ट्रेट है वो 110 मील चौड़ा एक समुद्री चैनल है जो ताइवान द्वीप को चीन की मुख्य भूमि से अलग करता है। समझ गए आप। चाइना का जो मेनलैंड ये है, ताइवान द्वीप ये है, इसका राजधानी अब ताइपे में करती है। तो इन दोनों को अलग करता है कौन है, ताइवान की जल संधि। और जोड़ती किसको है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ती है। वर्ल्ड मैप में देखें तो इस जगह बात की भारत है, ऊपर रसिया है, नीचे आपका चाइना है, तो यहाँ की बात की जा रही है। इधर आपका ये जापान है, तो यहाँ की बात की जा रही है ताइवान। तो इसको क्यों अभी चर्चा में, क्योंकि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये फार्मोसा जलडमरू मध्य या ताई हाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ताइवान जो स्ट्रेट है या जलडमरू मध्य है, ये दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा है और इसका उत्तरी पूर्वी भाग चीन सागर से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब दक्षिण चीन सागर पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। जलडमरू मध्य चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग के साथ सीमा बनाती है और चीन के फुजियांग प्रांत के पूर्वी भाग से ये लगा हुआ है। इसके आप वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे इसको ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं मिसाइल आकाश प्राइम के बारे में। तो आकाश प्राइम का जो नया संस्करण है उसका नाम दिया गया है आकाश प्राइम। इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। उसका फिर सफलतापूर्वक उड़ान करके उसका परीक्षण भी कर लिया गया है। उसको देखा गया है वो सटीक बैठा हुआ है। तो मौजूदा आकाश प्रणाली की जो थी उसकी तुलना में जो आकाश प्राइम जो प्रणाली है ये उससे और कहीं अधिक सटीक है। साथ ही साथ इसके अंदर एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी खोजकर्ता उपकरण से इसको लैस किया गया है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को क्या करती है, सर्च कर सकती है। मिसाइल में जो अन्य सुधार किए गए हैं उनकी अब उच्च ऊंचाई को कम तापमान वाले इस वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। यानी कि अगर आप अधिक ऊंचाई में भेजना है, वहाँ टेम्परेचर कम है, तब भी यहाँ पे अच्छे से ये वर्क करेगी। ये खासियत है आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। इसको जो देश का डीआरडीओ है उसने इसको बनाया, लॉन्च किया, ध्यान रखना। इस तरीके से यहाँ से इसको टारगेट कर किया जाता है, इस पर लॉन्च किए जाते हैं, इस ट्रैक के ऊपर से इनको यहाँ से दागा जाता है। ये है इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और इनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको आज का करंट अफेयर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप मुझे क्या करिए, अपना ईमेल अकाउंट वहाँ पे डालिए, उसकी एड्रेस लिखिए, तो मैं आपको उसमें क्या करूँगा, मेल कर दूंगा। फिर भी कोई अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या करिए, इसमें आप लिखिए, आप कोशिश करिए कि आपको समझ में आए। नहीं आता तो आप मुझे बताइए, तो उसकी फिर हल किया जाएगा। नहीं तो आप जुड़े रहिए इसी तरीके और वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आगाछा डीआर के साथ। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू।